नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। मैं पुष्पेंद्र सिंह राजावत। हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं आज, भिन्न भिन्न दल, भिन्न भिन्न संगठन, विचारधाराएं, सबका उद्देश्य आज एक बैनर के नीचे एकत्रित होने का। हाल ही में दिल्ली में जो किसान आंदोलन गैदरिंग हो रही है और सीधी सी बात की केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिनियम 2020 के अंतर्गत तीन अधिनियम पारित किए गए थे, जैसा कि दर्शकों को मालूम होगा और अभी उसकी विस्तृत चर्चा हमें सुनने को मिलेगी। सारा की सारे मीमांसा मंथन, हमारे चैनल की जो नई सीरीज़ है, थोड़ा सा रिपीट करूँगा चीज़ को। मंथन इसका उद्देश्य है कि एक समग्र विश्लेषण, सकारात्मक विश्लेषण, मतलब कि सभी विचारधाराओं का एक संगम, एक कंजंक्शन और एक ऐसी टॉकिंग, फ्रूटफुल टॉकिंग, कंक्लूसिव टॉकिंग, जिसका कोई उपसंहार निकले जितना संभव हो सके, ये उद्देश्य है। तो आज के दिन उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं हम सभी लोग, आप दर्शकों के साथ में। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा मिस्टर देवेंद्र सिंह चौहान जी, पेशे से अधिवक्ता एडवोकेट हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और भिंड के लिए एक प्रख्यात विचारक रूप में। दरअसल सामने जितनी भी प्रतिभाएं दर्शक देख रहे हैं, भिंड के दर्शक, बाहर के दर्शक, यूट्यूब पर, चैनल पर, कहीं के भी, तो हमारे क्षेत्र के लिए बल्कि राज्य स्तर के लिए भी सामने जो प्रतिभाएं बैठी हैं मोहताज नहीं है किसी बड़े भारी भरकम परिचय का, लेकिन औपचारिकता निभाने के लिए करना पड़ेगा। तो श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, बता चुका हूँ, श्री रवसेन जैन जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और प्रदेश कार्यकारिणी है उसके सदस्य हैं रवसेन जैन साहब, और पेशे से व्यापार से भी व्यापारी भी हैं। अब हम बात करते हैं पुष्पेंद्र भदौरिया जी, निवास स्थान भोपाल और एक व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की हैसियत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीज व्यापार है इनका, कंपनी के ऑनर हैं। उसके बाद राहुल भदौरिया जी व्यापारी संघ से हैं और सक्रिय सदस्य हैं सामाजिक संगठन के। इलैया राजा साहब के समय पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है और नाम काफ़ी चर्चित है इनका। अब हम बात करते हैं राहुल सिंह कुशवाहा जी। राहुल सिंह कुशवाहा जी का परिचय है कि ये जिला सचिव हैं कांग्रेस कमेटी भिंड से और सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं, देखे जा सकते हैं शहर के अंदर। हम बात करते हैं शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी, एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं भिंड क्षेत्र में, और जो भिंड विकास संघर्ष समिति है उससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लीडिंग रोल में है। और मिस्टर राहुल तिवारी जी, चीफ एडिटर ऑफ द चैनल आपकी आवाज़। और हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जुड़े रहिए। तो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूं चीज़ों को आपके सामने कि हालिया जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, बिल जो 3 आए हैं उन पर जो गहमा गहमी छाई हुई है, विपक्ष कुछ बोल रहा है, पक्ष कुछ बोल रहा है, और भी तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आंदोलन को भड़काने वाले लोग, तमाम सारे इशूज़, उन पर एक रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, सभी चीज़ों का एक ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के रूप में हमारे सामने आज प्रकट होने की उम्मीद के साथ बातचीत की श्रृंखला को शुरू करता हूं देवेंद्र सिंह चौहान जी के साथ में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। मित्रों, बड़ी खुशी है आप सबके बीच में आकर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज विश्व में जितने राष्ट्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा उन्नत ढंग से खेती, सबसे अच्छे ढंग से खेती अगर कहीं हो रही है, हम देखते हैं वर्तमान जो हमारे सामने समस्या है कि 3 एक्ट अभी जो सरकार लाई है कृषि से संबंधित, और बहुत कहा जा रहा है कि इससे किसानों का हित होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हमारी कृषि का बहुत ज़्यादा विकास होगा, कृषि की बहुत उन्नत होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देश का किसान, सबसे पहले तो वो पंजाब का किसान, क्योंकि आज पंजाब के किसान की स्थिति यह है कि सारे देश के
अन्य प्रांतों के किसान, अन्य राज्यों के किसान अगर कतई खेती करना बंद कर दें तो आज अकेला पंजाब का किसान पूरे देश की खाद्य आपूर्ति पूरी कर सकता है। इतने उन्नत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से अच्छे बीज खाद का इस्तेमाल करते हुए और बहुत समृद्ध अनुभवों के साथ पंजाब का किसान खेती कर रहा है। तो पंजाब का किसान सबसे पहले इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उसने आपत्तियां अपनी रखी, अपना पंजाब में आंदोलन किया। आपने देखा ही होगा, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा कि कितना लंबा पंजाब में उनका आंदोलन चला। इसके बाद पंजाब के किसानों ने तय किया कि हम अपने देश की राजधानी में, जहां हमारी केंद्रीय सरकार है, हम वहां जाके अपनी बात रखेंगे, अपनी मांगें रखेंगे। तो जिस तरह से वो किसान पंजाब से राजधानी दिल्ली के लिए जब मार्च करता हुआ आगे बढ़ा तो आपने देखा कि कितना उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वो आगे न बढ़ पाए, सड़कें काट दी गईं। ऐसे ठंडी मौसम में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया। ये सारी चीज़ें हुई और ये सारे दमन को झेलते हुए भी वो वहाँ पहुँचा। तो पहले तो ये कहा गया कि पंजाब का किसान अकेला पंजाब का किसान है और इसके पीछे वो खालिस्तानी तत्व, ये उन सब का हाथ है। मगर जब देखा कि बहुत बड़ी संख्या में पंजाब का किसान है, हरियाणा के किसान भी उनका साथ देने लगा है, तो फिर कहा गया कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इस किसान आंदोलन को उकसाया है। तो विपक्षी पार्टियों की ऐसी हैसियत नहीं थी कि इतना बड़ा किसान विक्षोभ, इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर सकती। तो इस आरोप में भी ज़्यादा दम नज़र नहीं आया। फिर कहा गया कि इस आंदोलन में ये जो उग्रवादी तत्व हैं, माओवादी हैं, नक्सलपंथी हैं, ये इनका हाथ है, किसानों को बहकाया जा रहा, तो वो भारत है वगैरह वगैरह। और किसान हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लगातार बातचीत के लिए तैयार हैं। कितनी बातचीत के दौर चल चुके हैं और ऐसा नहीं लगता है कि ये जो गंभीर सवाल किसानों ने उठाए हैं उन पर केंद्र सरकार कोई गंभीर कदम उठा रही है, बल्कि उनके रवैये से लग रहा है कि उनकी तरफ से एक ऐसी हठधर्मी है कि हमने ये तीनों कानून बना दिए हैं, हम इन कानूनों को कायम रखेंगे और किसी भी हालत में इनको बदलेंगे नहीं। और हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रतिनिधि हैं रविशंकर जैन साहब। ये सरकार का पक्ष क्या है? जैसे कि वकील साहब ने बताया अभी कि दमनकारी नीति अपनाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? अभी आदरणीय चौहान साहब ने किसान आंदोलन के संबंध में संपूर्ण भूमिका रखने का जो कार्य किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। परंतु हम अपने प्रिय बड़े भाई माननीय चौहान साहब से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% आबादी एग्रीकल्चर पर आधारित है। अगर हम ऐसा कहें कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका मूलाधार किसान है और कृषि है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने देखा बरसों से जो रीढ़ की हड्डी किसान है, इस देश की अर्थव्यवस्था का मूलक किसान है, वो लगातार विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहा है। घाटे की व्यापार स्थिति के साथ वो अपना जीवन यापन, अपने बच्चों की व्यवस्था भी ठीक तरीके से कृषि के माध्यम से नहीं कर पा रहा है। जब हमारे देश में
2014 में, जैसा अभी आदरणीय चौहान साहब ने बताया, कि जो लैंड एजुकेशन, तो जो एक्विजिशन एक्ट में जो परिवर्तन हुआ वो भी उसी दिशा में एक कदम था कि हमारे किसानों की ज़मीन सरकार किसानों की अनुमति के बगैर न ले पाए, उनको उचित मुआवजा मिले पर उसमें उनकी सहभागिता भी हो। इस प्रकार के विभिन्न धाराओं के तहत हमारी सरकार ने कदम उठाए। आप देख रहे हैं कि बरसों से किसानों का जो उत्पादन है वो व्यापारियों द्वारा किस प्रकार अपने हिसाब से खरीद फरोख्त होती थी, हमारी पूर्व सरकारों द्वारा फिर उसके बाद उसमें एमएसपी भी कुछ दी गई, परंतु वो भी नाम मात्र की दी गई, और दी गई तो एक कुछ ही जिनसों पर, जैसे गेहूं हैं, धान हैं, आदि आदि। परंतु हमारी सरकार ने एक बात का विचार किया कि जब हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार किसान है और अगर किसान ही सरसब्ज नहीं होगा तो हम देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का एक मूल जो विषय है और मूल जो विचार है वो है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का चिंतन, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास कैसे हो, इसके लिए हम पूरा चिंतन करते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार ने, अभी आपने देखा होगा जो अभी माननीय चौहान साहब बोल रहे थे, मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जिनसों पर और जितनी क्षमता के साथ जिससे किसान को लाभ बढ़े, इतनी ऊंचाई देने का काम किया है कि सबसे अधिक अगर मूल्य वृद्धि अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने की है। आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि 55 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रयासों से भारतीय खाद्य निगम और एमएसपी व्यवस्था लागू की गई। 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6% फार्मर्स हैं, 6% किसान देश के, उनको एमएसपी का लाभ मिल पाता है। कुल किसानों का सिर्फ 6%। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लाभ मिलता है। दूसरी बात, 25% किसान ऐसे हैं जो, सिर्फ 25% किसान ऐसे हैं जो एमपीएमसी यानी मंडी में अपने फसल को बेच रहा है। सिर्फ 25% किसान, ये रिसेंट का डाटा है। बकाया 65% किसान बाहर या प्राइवेट मंडियों को अपनी फसल बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एमएसपी प्रक्रिया का जो क्रियान्वयन है उस पर एक प्रश्न लगता है। और जहाँ तक लाभ की बात कर रहे हैं कि एमएसपी से किसानों को लाभ हो रहा है, तो सिर्फ 6% किसानों को लाभ हो रहा है जो कि नगण्य है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपका जो कहना है कि जो रिपोर्ट्स हैं, आप अगर व्यवहारिक धरातल पे देखें तो एक बात अपने ध्यान में आएगी कि जब से भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने सत्ता संभाली है, लगातार इस दिशा में प्रयत्न दे रहा है और हम लगातार दे रहे हैं कि हमारी किसानों की आय, पहले 1.5 गुनी का हमारा लक्ष्य था, अब हमने 2 गुनी करने का प्रयत्न किया है। आप देखिए कि खेती में यूरिया की बड़ी कमी रहती थी, पर हमारी सरकार ने क्या किया, ये गड़बड़ी कैसे होती थी जी आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि क्या जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, वो लूटने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, उससे हट के बात कर रहे हैं। जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वो 2 नंबर तरीके से उस खाद को अपने यहाँ उपयोग करती थी और परिणाम ये होता था कि किसानों को यूरिया नहीं मिल पाता था। तो हमारी सरकार ने क्या किया कि उसमें नीम कोटेड करने का काम किया, और नीम से कोटेड हुआ तो अब वो फैक्ट्रियों के लिए बेकार हो गया। और किसान के लिए एक काम और किया हमारी सरकार ने कि आप तो खाद लीजिए, आप तो पहले ले लीजिए, 4 महीने पहले पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद है, और खाद भी आपको पैसा नहीं देना है। आप तो अपने समय पर मार्च में 31 मार्च को पैसा जमा कर दीजिए, आप तो जून में ले लीजिए, मई में ले लीजिए। माने इतनी उपलब्धता, और वो भी बगैर ब्याज के, बल्कि 100 रुपए की जगह 90 रुपए आपको वापस जमा करना है। पहले 18% ब्याज लगता था, आज हमारी सरकार आपको ब्याज तो छोड़ो उल्टा 10% को रिड्यूसिंग पे दे रही है।
खाद की उपलब्धता पर आपने बात कही। जी जी जब मौसम आता है जी और किसानों को खाद की ज़रूरत महसूस होती है तब किसानों को संघर्ष करना पड़ता है खाद की प्राप्ति के लिए। देखो हम आपसे वहाँ पर बिचौलिए और तमाम तरह की अनियमितताएं सरकार की प्रक्रिया में बाधा बनती हाँ हैं। जी। बाधा बहुत अच्छी बात आपने कही है। निश्चित रूप से हम आपसे यही व्यवस्था तो कहना चाहते हैं। हमने आपसे अभी पहले कहा था कि हमारे किसानों के लिए हमारी सरकार ने जब ये व्यवस्था की है, आपको जब चाहिए आप तो पहले ले लीजिए ना, पहले भी लेने पे आपको कोई खर्चा नहीं लग रहा है। दूसरे, ये जो नया कानून है वो बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ही है। जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब में सर्वाधिक वहाँ का जो आड़तिया है वो बहुत बुरी तरह ताकतवर है और वो शक्तिशाली है और सरकारों को भी वह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं, आज खाली पंजाब में ही दिख रहा है। पूरे हिंदुस्तान भर का किसान इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है। जो है बिचौलिया शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या वो आड़ती है? देखो आपसे एक बात फिर कहें कि अगर किसान का जो जिन्स है वो अगर हम जैसे हम एक छोटा उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लो कि हम एक किसान हैं और हमने एक टमाटर या आलू पैदा किया। हम आज मंडी में जाते हैं, यहीं भिंड मंडी में, तो हमारे भिंड मंडी में बैठा हुआ आड़तिया, ये भैया हमारे सैलन जी बैठे हैं जो अच्छी तरह परिचित हैं, वो सीधा का सीधा 5% काट लेता है और समझ के दूसरे व्यापारी को वहीं सामने दे देता है। हमारी सरकार का सोच है कि हमें ये 5% जो ये बिचौलिया ही वो हम कहेंगे वो ले रहा है, उसका क्या लग रहा है? अरे हम तो डायरेक्ट दे सकते हैं, केवल तुलाई करने का 5%, बस तुलाई करने का 5% मिल रहा है तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं ना। 4 दिसंबर 2012 मैं तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी बीजेपी की प्रखर वक्ता संसद में बोलती हैं कि जो आड़ती है वो किसानों का एटीएम है, ये व्यवस्था में ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, अब जब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और बीजेपी उसके पक्ष में है, ये रवैया कुछ समझ में नहीं आता है। आपकी बात को हम फिर एक दोबारा कहें कि कृषि उत्पादन, कृषक, बाजार और उद्योग देश की प्रगति में सबका अपना अपना स्थान है, परंतु वो कितना होना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये नहीं होना चाहिए, जैसे आप देखिए आड़त का जहाँ तक प्रश्न है, आड़त 1% होती है, समझ में आती है कहीं, ठीक है, पर 5% कहीं कहीं तो हम देखते हैं 10 से 12% तक ले लेते हैं। आप मेरे प्रश्न से इधर जा रहे हैं। इधर नहीं जा रहे, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। आप बोलिए, अब आप बताइए कहाँ इधर है। ये था कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बिचौलियों या आड़तियों को किसानों का एटीएम बता रही थी और किसानों के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बता रही थी। आज जब आपकी सरकार है, एफडीआई की आप वकालत कर रहे हैं, तब आप इसका विरोध कर रहे थे, तो ये दोहरा चित्र सरकार का समझ में नहीं आता। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, देखो हमने आपके सामने एक बात और कही थी अभी, आपने शायद उसको ध्यान से नहीं सुना, कि देश के विकास में कृषि का भी स्थान है, पर कृषि भी तभी आगे सरसब्ज हो सकती है जब उसको बाजार मिलेगा। हम किसानों को भी सहयोग कब कर पाएंगे? जब उद्योग धंधों के माध्यम से, उद्योग धंधों का जाल बिछा करके हम देश को एक ताकतवर देश बनाएंगे। जब हमारे पास पैसा आएगा, टैक्स के रूप में आएगा, अन्य कारणों से आएगा, तभी तो हम आम जन की सुरक्षा कर पाएंगे, आम जन की हम सहयोग कर पाएंगे। तो जरूरी तीनों चीज़ें हैं इसमें। ये बात हम आपको समझ लेना चाहिए। उस समय माननीय सुषमा स्वराज जी ने जो बात कही वो कहीं गलत नहीं है, वो अपनी जगह कल भी थी, आज भी हो, कल भी रहेगी। एक बीज कंपनी व्यापारी पुष्पेंद्र जी मौजूद हैं, आइए उनका पक्ष जानने का प्रयास करते हैं। सभी को हमारे पुष्पेंद्र सिंह मधुरिया की तरफ से नमस्कार। और हमें आज बड़ा अच्छा मौका मिला है कि हम इस सब्जेक्ट पे जो है कुछ चर्चा, अच्छी चीज़ें आपको सुझाव दे सकें। कि जो अभी हम चर्चा सुन रहे थे आदरणीय चौहान साहब जी से, जैन साहब जी से, किसानों के बारे में सबसे बड़ी बात है कि किसानों को अभी तक, हमारे भारतवर्ष का किसान इतना जागरूक नहीं है कि वो उसका अपने उत्पाद का बाज़ार ढूंढ सके। ठीक है,
सरकार ने जो एक्ट में या एमएसपी में ये बदलाव या बिचौलियों का ये कहना है कि अभी जो विपक्ष कह रहा है कि बिचौलियों को हटाया है या बिचौलियों को ये किया है, सरकार ने बिचौलियों को नहीं हटाया है और बिचौलिए और आड़तियाँ बढ़ा दी हैं वहाँ पे, जो अभी चर्चा चल रही है। पहले क्या सिस्टम था कि मंडी में 20-25 लोग, जैसे भिंड मंडी का ही एक एग्जाम्पल ले लो आप, कि यहाँ जिनके लोगों के पास लाइसेंस थे वही आड़त का काम कर पाते थे। अब सरकार के इस एक्ट में चेंज करने से गांव लेवल पे, कस्बा लेवल पे आड़तिया या व्यापारी, उनको किसानों को मार्केट मिल जाएगा, ख़रीदने वाले लोग मिल जाएंगे। एक एडिशनल मंडी की व्यवस्था की गई है। सरकार तो आज भी एमएसपी दे रही है, मंडी सिस्टम वही है। अब इसमें किसानों को वाकई में कन्फ्यूजन है। और रहा सवाल, जैसे चौहान साहब जी ने कहा कि पंजाब का ही किसान के बारे में क्यों सरकार बात कर रही है, ऐसा नहीं है चौहान साहब जी। महाराष्ट्र का किसान, मध्य प्रदेश गेहूँ में 1 नंबर है। पूरे हिंदुस्तान का किसान अब बहुत जागरूक हो गया है, वो बहुत जागरूक है, बहुत टेक्निकल हो गया है, बहुत तकनीकी जान गया है। और रहा सवाल इसका कि हम एक सुझाव ज़रूर देना चाहेंगे कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा भी सिस्टम दिया है कि 10,000 एफपीओ हर स्टेट में बना रहे हैं। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। ये क्या है? ये मार्केट है, एक बाज़ार दिया है कि एक किसान, अभी आप देखिए कि अभी जो वर्तमान जो सिनेरियो या सिचुएशन चल रही है, सीमांत किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले किसी के पास 50 बीघा ज़मीन थी, आज 5 बीघा रह गई है। अब ये छोटे छोटे किसानों को मंडी में लाने के लिए, अपना जो उत्पाद है लाने के लिए समय लगता था, सारी चीज़ें क्वालिटी मेंटेन है। अब क्या हुआ कि सरकार ने जो एफपीओ का भी जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसमें किसान, अगर मान लो भिंड में हर ब्लॉक में 4 एफपीओ बनेंगे, तो एक एफपीओ में अगर 1,000 किसान ज़्यादा रखा जाएगा, तो अगर एक किसान पे 1 बीघा ज़मीन होती है तो 1,000 बीघा ज़मीन हो गई। 1,000 बीघा ज़मीन हो गई तो उसका 1,000 बीघा का प्रोडक्शन आया, उत्पादन आया। जब उत्पादन आया तो वो सीधा मैन्युफैक्चरर तक मार्केट उसको चला जाएगा। तो जो बीच के लोग हैं वो वैसे ही हट जाएंगे। वो किसानों का ही संगठन, किसानों के ही लिए, किसानों का ही उसमें काम करेगा और सीधा उसको बाज़ार वहाँ उपलब्ध कराएगा। तो ये बहुत अच्छा सरकार ने एक अभी जो नया कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद नई नई योजनाएं आ रही हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, कि जैसे उन्होंने अभी सरकार ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अभी जो कृषि में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि हमारे जो किसान भाई हैं, कि जैसे मान लो कि उनको किसी भी जीन्स का या किसी भी फसल का रेट ज़्यादा मिल गया, तो पूरे हिंदुस्तान में उसी की लहर उठ जाती है और उसका बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसका अल्टीमेटली उसकी डिमांड घट जाती है। ठीक है ना। एमएसपी का सीधा सीधा उद्देश्य निकल के ये तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है जी 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 कि जो है कि एमएसपी का उद्देश्य ऐसे कह लें कि किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा जी और अतिरिक्त फसलें, उन्नत किस्में और अलग प्रकार की फसलों के बारे में भी उत्साहवर्धन करना होगा, जिससे कि किसी एक फसल का बहुत ज्यादा भंडारण ना हो और सारे का सारा संतुलन बना रहे और एक मतलब निर्यात आयात की जरूरत ना पड़े दूसरे देश से मंगाने की। सीधा मिलेगा इसमें। और इसके पक्ष के लिए हमारे सामने युवा नेता है राहुल सिंह कुशवाहा जी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले यहाँ पर कि कई सारी बातें अभी निकल के आई हैं। हमारे आदरणीय अंकल भाजपा के प्रवक्ता जहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने एक बात बीच में अपनी बातों में कही कि एक किसान ने कहीं पर उत्पादन किया किसी के साथ कॉन्टेक्ट करके, किसी कंपनी के साथ, और उस कंपनी ने उसकी फसल नहीं खरीदी, वो कोर्ट में गया, एसडीएम कोर्ट में, और फिर वहाँ से उसका निराकरण हुआ। ये अंकल जी ने अभी यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता जी ने अपनी बात कही। और जो कानून जो बना हुआ है, जो विरोध चल रहा है, वो विरोध इसी बात का असल में चल रहा है कि अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल आया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई फसल नहीं खरीदेगा उनकी, या फिर उनको है ना किसी भी तरीके से उनके दाम काट के कम करके खरीदेगा, जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं लोग। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ तथ्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे और चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषणों में ये बात कही थी कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। और उसके अनुसार उनकी तरफ से डाटा दिया गया था 2018 में कि 1.5% से एमएसपी किसानों की उन्होंने बढ़ाई है 2014 से। मैं आपके सामने तथ्य पेश करना चाहता हूं कि 14.5% से एमएसपी जब बढ़ेगी 2014 से लेकर 2022 तक, तब किसानों की आय दुगनी होगी इस देश की। तब तक किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती, जो 1.5% से उन्होंने
बढ़ाई है। दूसरा, इस जो किसान आंदोलन के ऊपर हम बात करने यहाँ पे आए हैं, जो किसान कानून बना हुआ है, उसमें मैं आपको मोटी मोटी कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो सरकार कह रही है कि आप अपनी फसल कि कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं, मंडी के अलावा भी, दुकान के अलावा भी, किसी भी व्यक्ति को भी जो पैन कार्ड धारक है उसको, दूसरे राज्य में लाइसेंसधारी को और अपने ही राज्य में पैन कार्ड धारक को। अगर पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की रोक पहले कभी थी ही नहीं। आप कभी भी कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकते थे, व्यापारी खरीदते थे, व्यापारिक स्तर पर यही होता था। दूसरा, अभी अंकल जी ने आड़तियों की बात करी और आपने उनके सामने एक बात रखी कि सुषमा स्वराज जी ने एटीएम बताया था आड़तियों को। मैं आपको कुछ आड़तियों के बारे में बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि किसान आड़तियों को पेश इस तरीके से कर रही है आज भी कि जैसे आड़तियाँ ना हो, बल्कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी या ऐसे इस तरीके से पेश किया जा रहा है उनको, बहुत गलत तरीके से, जबकि वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किसानों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। 5% कमीशन काटने वाली बात अंकल जी ने कही, 5% नहीं, कई जगह 3% भी है, 4% है। सहमत उस बात से कि वो अपना कमीशन काटते हैं, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं होगा कि जो सब्जियां वगैरह, फसल वगैरह आती है, जो आड़तियाँ लेके यहाँ पर सब्जी, जैसे सब्जी मंडी में आती है, तो बड़ी सब्जी मंडी में जो आड़त लगती है, जिनको हम आड़त बोलते हैं, वो अपने यहाँ माल उतरवा के, जो लाखों लाख का माल आता है बाहर से, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने का भी माल आता है, वो आड़तियाँ लेके अपने यहाँ पे उतार के और पूरी सब्जी मंडी में सप्लाई करते हैं उधार के तौर पे, और वो आप लोगों को बेचते हैं। जब उनसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, अपना माल बेच के, तब उन आड़तियों को पैसा दिया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आड़तिये क्या ऐसे दुश्मन बन गए हैं कि उनको इस तरीके से पेश किया जा रहा है इस देश में कि जैसे वो अपने देश के नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग हो गए हों? सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा कि एक इसमें संशोधन पहले से था कि आप एक तय सीमा तक और तय समय तक भंडारण कर सकते हैं। वस्तु अधिनियम 1955 जो दूसरा कानून है, उस दूसरे कानून को उन्होंने ख़त्म करके अब ये किया है सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, कि आप अब कोई तय सीमा नहीं है कितने समय तक आप भंडारण करेंगे, और कितना भंडारण करेंगे इसकी भी कोई सीमा नहीं है। और जब ऐसा होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, अब पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ज़मीन की कॉन्ट्रैक्ट करने की बात थी। जब किसान आंदोलन चला तो संशोधन नरेंद्र तोमर जी, माननीय कृषि मंत्री जी हैं हमारे देश के, उन्होंने ये संशोधन किया है कि अब फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह यही है कि ये जो कानून लागू किया और जिनके लिए ये कानून लागू किया गया, वो संतुष्ट नहीं है। चर्चा क्यों नहीं की गई? राज्य सरकारों को अपने कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लिया गया? किसान के जो संगठन है उनके मुखिया से इस प्रकार की चर्चा क्यों नहीं गई है? अगर ये चर्चा पहले की होती तो आज ये नौबत दिल्ली बन रही है। हाँ, उसके बाद आप और जिन बिंदुओं पर अभी तक जितनी भी बैठक हुई हैं, जिन बिंदुओं पर सरकार की ओर से, चाहे अभी 10 तारीख को जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पीच दिया था पीयूष गोयल जी के साथ में, चाहे अमित शाह जी से बैठक हुई हो किसान नेता टिकैत जी के साथ में, तो कुछ बिंदुओं को उन्होंने भी अपनी स्पीच में स्वीकारा है। जो रिकॉर्डेड स्पीच यूट्यूब पर डले हुए हैं उनमें स्वीकारा है कि हाँ, इन बिंदुओं में सुधार की दरकार है, ज़रूरत है। तो एक्सेप्ट किया है कि हाँ, खामियां रह गई हैं। बात करने के लिए आप आइए। तो ये मूलभूत बातें जो ड्राफ्टिंग की गई थी, इन मूलभूत बातों को तब तवज्जो क्यों नहीं दी गई? इतने आनन फानन में एकदम से ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सोचने विषय है। देखिए, ये जो सरकार अपने कार्यक्रम चलाती है, जो कानून ले आती है, एक तो ये जुमले वाली सरकार है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पूरे देश में इन्होंने तमाम तरीके के जुमले दिए हैं। वैसे ही इन्होंने जीएसटी भी लागू किया था, जिसमें इन लोगों ने कईयों बार संशोधन किया है। उसके बाद भी आज उस जीएसटी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ गई है, -23 तक पहुँच गई थी, जो -8 पे है। इस तरीके की ये व्यवस्था जमाते हैं, फिर उसमें संशोधन कर करके अभी किसान कानून ने लागू कर दिया बिना किसी से बात करे, किसानों से बात करे, जिस किसान को चाहिए उसी से बात नहीं करी, और अब उसमें संशोधन करते घूम रहे हैं, जबकि किसानों की मांग है कि हम ये कानून नहीं रहने देंगे हर हालत में। सरकार ने अपना रवैया भी दिखाया। नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि किसान आंदोलन करेंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे और कानून रद्द नहीं करेंगे, लेकिन किसानों ने, आदरणीय राहुल भैया, किसानों ने साफ बोल दिया है कि किसान, जब तक ये किसान कानून रद्द नहीं होगा तब तक वो सड़क से हटेंगे नहीं, आंदोलन पर लगे रहेंगे। नहीं, तो मैं यहाँ थोड़ा कट करना चाहूँगा। जो किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि या तो रद्द करो या फिर हमारे मुताबिक उनमें चीज़ें करो, तो कहीं ना कहीं अड़ियल स्वभाव तो किसानों काफ़ी आ रहा है ना भाई। कुछ चीज़ें तो तीनों ड्राफ्टिंग जो हुई है तीनों बिल की, कुछ एक जो शब्द होता है प्रगतिशील विचार, प्रगतिशील सोच, तो किसानों को भी थोड़ी सी अपनी सोच मॉडरेट करते हुए एक प्रगति
प्रगतिशील वाला जो कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं इन तीनों कानूनों की दरकार तो थी बहुत लंबे समय से, और आदरणीय मोदी जी ने उसमें भूमिका निभाई, ये प्रयास किया है। हाँ, खामियां रही वो एक अलग बात है। अब मैं केवल इस बिंदु से मैंने आपको बीच में कट किया था कि किसानों का टोटल कहना है कि या तो बिल्कुल उनको निरस्त करो। ये देखिए, अगर किसी से किसी चीज़ को नुकसान किसी को हो रहा है, उसमें ये कानून जो बना है तो किसान को नुकसान हो रहा है, तो किसान की बात मानी जाएगी कि सरकार की बात मानी जाएगी? और सरकार इसको किसानों के हित को समझते हुए उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं, अगर किसान कह रहा है रद्द करो, या किसान ये कह रहा है जो आपने अभी बोला कि उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए, तो आवश्यक संशोधन करे सरकार, जो किसानों कह रहे हैं, किसानों से बात करके। किसानों के विरोध के कुछ बिंदु थे, इसमें प्रथम दृष्टिया तो किसान संगठन ने कहा ये बिल वापस करो। इस सरकार ने कहा ठीक है भाई, संशोधन करेंगे, इसमें संशोधन गुंजाइश है, और जिन पॉइंट्स पर आपको लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए वो बिंदु बताएं। किसानों नहीं, कोई संशोधन नहीं, किसान जो मीटिंग हुई है, जो मीटिंग्स लगातार जब लगभग 6-7 मीटिंग हो चुकी है किसान संगठनों के साथ में, तो किसानों ने बताया कि ये इसमें खामियां हैं। तो किसान सरकार ने कहा ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे और लिखित में आपको आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि हम आपके मुताबिक इसमें संशोधन करेंगे। अल्टीमेटली लास्ट में जब उनकी बात नहीं बनी, जब सरकार ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से किसान को संतुष्ट करने का प्रयास किया, अंततः किसानों ने कहा कि भाई ये बिल वापस करो। जब उनकी मांग के अनुसार सरकार उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयार है, संशोधन के लिए तैयार है, फिर उनका ये अड़ियल रोक कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण इसमें भी जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आदरणीय रालू भैया, कि किसानों की शुरू से ये मांग थी कि ये कानून रद्द किया जाए। ये सरकार ने जो 5 चरण की बात करी किसान नेताओं के संगठन से, उन चरणों में ये बोला गया कि सरकार की तरफ से कि हम इसमें संशोधन करेंगे। किसान शुरू से अड़े थे इस बात को लेकर कि हम इसको रद्द कराएंगे। फिर जब एक बार आपको याद होगा 6वें चरण की जो बात हुई है, शाम को जो किसान नेता टीके जी हैं, उनके समर्थन, उनके साथ 13 लोग जो गए हैं उनसे अमित शाह जी से बात करने, उसमें ये बात वहाँ पर बोली गई किसान नेताओं की तरफ से कि अगर आप ठीक तरीके से संशोधन इसमें करेंगे और लिखित में हमें देंगे। देखिए, पहली मांग जो आप कह रहे थे अभी कि पहली मांग एमएसपी को लिखित में, एमएसपी की गारंटी लिखित में मांग रहे हैं किसान, जो सरकार देने को तैयार नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कृपया, कि अगर बाहर जैसे अभी जो बाहर माल बेचते हैं, हम पर्सनल आदमी को, जिसको पैन कार्ड धारक को हम माल देंगे, अब हमने फसल काट के रख ली आज, और फसल में जब लाइन लगती है मंडियों में और 10 दिन 12 दिन फसल नहीं बिच पाती है और भाई ख़राब होने पे फसल आ जाएगी, तो हमारे जब बाहर जाके हम बेचेंगे तो एमएसपी कौन देगा? हो सकता है कि हम बाहर महंगी भी बेच लें, लेकिन ये भी तो एक गुंजाइश है, ये भी तो एक संभावना है कि हमारी फसल बहुत सस्ती खरीदी जाए, क्योंकि हमारी फसल ख़राब होने पर रखी हुई है। ये भी तो एक गुंजाइश और संभावना है। जब एक सेकंड आपने बहुत बात बोली थी, उसको पूरा कर दूं मैं, कि अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव किसानों को भेजा था बना के अगले दिन, उस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने नामंजूर कर दिया है। अब वो सिर्फ एक ही मांग रख रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, इसके अलावा उनकी कोई दूसरी मांग नहीं। अभी सारे आरोप प्रत्यारोपों को बिंदुवार जो है कि बढ़ाएंगे। पहले सबका थ्योरी देख लेते हैं। तो शैलेंद्र सिंह भदौरिया साहब जी, सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को सबके सामने ये उठाया और उस पर चर्चा करवा रहे हैं, मंथन करवा रहे हैं, उसके लिए। दूसरा, जहाँ तक मेरा सोच है किसानों को लेके, कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है और परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या भविष्य में कभी अन्य कोई दल की सरकार बने, हमें आज वर्तमान में अपराधों को लेके, बम ब्लास्ट से मुक्ति मिली, हमें आतंकवाद से मुक्ति मिली, हमें तिरंगा जलाने से मुक्ति मिली, तो उसके बाद हम किसानों के ऊपर रणनीति बनाने के लिए तैयार हुए। वर्तमान सरकार आज इस स्थिति पे पहुंच गई है कि वो जो है किसानों के बारे में सोचे और कोई भी कानून लेके आए, कानून की समीक्षा होना चाहिए। कानून गलत है तो उसमें संशोधन हो, कानून सही है तो वो लागू हो। एक बात। दूसरी बात आती है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लगभग 29-30 राज्य हैं, उसमें सिर्फ पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान आंदोलनरत है, उग्र है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तमाम राज्य हैं, उनके किसानों की सोच क्या है?
वे किसान क्यों नहीं उग्र हो रहे हैं, क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इस पे भी मंथन होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो लोग उग्र आंदोलन चला रहे हैं उनमें कितने परसेंटेज सही किसान हैं। ऐसा तो नहीं शेर की खाल पहन के उसके अंदर कुछ भेड़िए घुसे हों। किसान को सबसे बड़ी कमी आई वो शिक्षा की, कि किसान शिक्षित नहीं कर पाए एक भी सरकार। दूसरा, किसान को अपने प्रोडक्ट की मूल्य निर्धारित करने की ताकत नहीं दी गई। एक हवाई जहाज बनाने वाला, एक मोटरसाइकिल बनाने वाला, एक साइकिल बनाने वाला, एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा जब बनाता है और उसको बाज़ार में ले जाता है तो वो अपना मूल्य निर्धारित कर लेता है। किसान को क्या ये ताकत है, किसान को उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने गेहूं का मूल्य निर्धारित कर ले, वो अपने टमाटर का मूल्य निर्धारित कर ले? ये पीड़ा सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। का कहना था कि आड़तियों को लेके कि क्या वो पाकिस्तान से आए हैं? नहीं, मैंने प्रैक्टिकली तौर पे देखा, मैंने अपना अनाज बेचा है, मैंने गल्ला मंडी में। हो सकता है मेरे अनुज राहुल जी कभी गल्ला मंडी में गल्ले को लेके नहीं गए होंगे, मैंने बेचा है। मैं अपने गांव से जब अनाज लेके आता था यहाँ, तो यहाँ बोली लगवाने के लिए मुझे अपने बोरों के पास तक व्यापारियों को ले जाने के लिए मिन्नतें करना पड़ती थी। प्रैक्टिकली अनुभव है। उसके बाद जो रेटें निर्धारित होती थी, 5 व्यापारी आए, उनकी मोनोपोली पहले ही बन गई। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा इस वाले ग्रुप में जो है अपन बोली लगाएंगे ही नहीं। हमारा जो हम वहाँ घर से तय करके चले थे कि हमें मार्केट में रेट मिलना चाहिए 1500 या 2500, उसकी यहाँ 1100 ही रह गई। वकील साहब, मैं टोकना चाहूँगा, जिस मोनोपोली की आप बात कर रहे हैं निम्न स्तर पर, जब ये बिल पास हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद करेंगी, तो ये क्या ये मोनोपोली उन कंपनियों के बीच नहीं हो सकती है क्या? नहीं आएगी, उस वक्त नहीं आएगी। वही उसी का तो उसी का वो बड़े स्तर पे होगा। नहीं, उसी का अंतर। तो यहाँ पर किसान का शोषण यदि निम्न स्तर पर हो रहा है, तो किसान का शोषण का जो आकार है निश्चित रूप से वो बड़ा होगा। नहीं, आपका कहना नहीं, मैं उसको क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो इन सारी परिस्थितियों से किसान गुजरता है। चोरी भी होती है, ठगाई तौल में घटतौली भी होती है। ये सारी चीज़ें रोकने के लिए किसान को एक अधिकार दिया है, जो वर्तमान कृषि बिल के साथ में मिला, कि आप अपना अनाज अपने घर पर बिक्री कर सकते हैं, किसी को भी बिक्री कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। राहुल जी, अभी माइक आपके पास जाएगा। तो इसमें जो आज की डेट में जब ये स्थिति पहुंची, प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूं कि जब हम आपके दरवाजे पे कोई चीज़ लेने जाते हैं, हमारा एक कबाड़ा व्यापारी जब हमारे घर पे दरवाजे पे कबाड़ा खरीदने आता है दिवाली की और होली के समय पे, तो उसके बाँट उठा के देखे जाते हैं और उसके बाँटों में कोई कमी नहीं निकलती। लेकिन जब मंडी में वही खड़ा होता है जाके, तो आप तमाम मंडी वालों को ठगी करते हुए देखेंगे। उनके इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी कहीं ना कहीं 420 करते नज़र आते हैं। ये प्रैक्टिकली अनुभव है। और जिस व्यक्ति ने किसान के जीवन में रहा हो, किसान उसका पिता रहा हो, किसान उसका दादा रहा हो, तो निश्चित तौर पे ये व्यवहारिक ज्ञान उसने अर्जित कर लिया होगा। यदि किसान छोटे आड़तियों के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जैसे कहा आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हम उनके माप तोल के यंत्रों को चेक नहीं कर सकते, जब वही खरीद फरोख्त तो बड़े स्तर पे हो जाएगी, तो मैं तो वहाँ पर किसान अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगा उन कंपनी मालिकों के सामने। नहीं, बहुत सही बात है, लेकिन बड़ा स्तर कहाँ? भ्रमित किया जा रहा है। यही तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है। हम ये खुद बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना। जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपने जो अभी प्रश्न किया, दोबारा से फिर एक बार रिपीट करें तो उसका हम बहुत अच्छी तरीके से जवाब दें आपको। मेरा प्रश्न जो है शैलेंद्र वकील साहब के स्टेटमेंट के ऊपर था कि यदि छोटी छोटी मंडियों में जो छोटे छोटे आड़ती हैं, यदि वो कुछ अनियमितताएं करते हैं तौल में या अन्य कोई अनियमितता है, उस पर किसान हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, वही अनियमितता यदि बड़े स्तर पे होगी, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक मार्केट में आएंगे, तो वहाँ पर तो किसान संकोच में अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगा। नहीं सर जी, आपका बड़ा के बाद पाला जो है कंपनी वालों के हाथ में पहुँच जाएगा। नहीं, ये यही थोड़ा सा सर जी, सभी जितने किसान भाई हैं और लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि कंपनी को आप लोग क्या समझते हैं? कंपनियों को भी या व्यापारियों को भी आप बड़े जो कंपनी वाले हैं, क्या वो क्या बिल्कुल ठग हैं, क्या चोर हैं?
जब किसान का मटेरियल गांव ग्रामीण परिवेश में उत्पादन हो रहा है तो किसान को वो वहाँ जाके नहीं तुलवाएंगे अपने के वहाँ यहाँ भेजो, वो वहाँ खरीदी केंद्र बनाएंगे किसान के गांव में जाके। आज मैं ही एक कंपनी का मालिक हूँ, मेरा आप जो अभी भाई जो राहुल जी कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप पर क्या परवाह रखते हैं? जितनी भी बीज उत्पादक कंपनियां हैं या सोसाइटियां हैं सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज तक चल रही है। हम बीज उत्पादन के लिए किसान से कॉन्टैक्ट करते हैं, नहीं किसानों से चल रही है। हम बीज उत्पादन करवाते हैं, किसान से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई उत्पादन हो जाए तो ये हमें दे देना। फिर भी किसान को अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वो उठा के कहीं भी बेच देता है। उल्टा मतलब व्यापारियों को भी उसमें कोई नुकसान होता है। किसान फिर भी स्वतंत्र है और इस कानून से और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएगा। आज मैं ग्रेन की ट्रेडिंग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भिंड जिले के अंदर मैं आज गेहूँ की खरीदी करूँगा तो हमारे कर्मचारी आएंगे यहाँ खरीदी केंद्र ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे उनको बनाना पड़ेगा। और किसान वहाँ जो अभी जैसे आदरणीय वकील साहब ने कहा कि किसान के जब घर पे जब व्यापारी जाएगा या जो कर्मचारी जाएगा तो किसान अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करेगा कि भाई हम इतने में ये बेचेंगे, मंडी का रेट ये है, हमारा रेट ये है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो आप जाइए। तो उसके पास कई विकल्प हैं। आदरणीय चौहान साहब का जरा सभी मित्रों की बातों को सुना, अच्छी चर्चा है। एक चीज़ जैसे सैलन जी ने अभी कहा कि जब औद्योगिक उत्पादन होता है तो वो उद्योगपति अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है। यही आज सवाल यहाँ है कि जो औसत लागत है आसानी से निर्धारित होती है कि ये पीस है लैंड का, इसमें कुल मिला के औसत लागत क्या है। औसत लागत का मात्र 1.5 गुना, जबकि हम दवा उद्योग में क्या देखते हैं और किसी उद्योग में क्या देखते हैं कि औसत का सैकड़ों गुना, कई बार तो हज़ारों गुना बिल्कुल सही बात होता है। यहाँ किसान केवल ये चाहता है कि औसत का 1.5 गुना, और जैसा स्वामीनाथन आयोग ने ये अनुशंसा भी की। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। मान लीजिए औसत लागत का 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित हो। एमएसपी क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा जो उद्योग है तो आज अगर वेलफेयर जो स्टेट है हमारी, किसान के हित में मजबूती से अगर एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जो है ये अगर उसका ऐलान नहीं करेगी कि भाई ये जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कई जगह हम क्या देखते हैं, कहीं किसान की जो 15, 20, 50 जो भी उसकी जिन्स हैं उनका हम 2 का देंगे केवल, कहीं उन्होंने कह दिया 4 का देंगे, कहीं कह दिया 8 का देंगे। तो किसान के सभी उत्पादों पर एमएसपी नहीं दी जाती है। एक चीज़ किसान क्या चाहता है कि हम जो पैदा करते हैं वो अधिकांश हमारी उपज पर एमएसपी दी जाए। एक चीज़ मान लो घोषणा भी हो गई कि एमएसपी है तो उसकी गारंटी से खरीद ये अगर नहीं होगी तो एमएसपी तो हवाई चीज़ हो गई, आसमानी चीज़ हो गई, कोई मतलब नहीं रह गया। भले ही आपने एमएसपी कुछ भी कर दिया हो और कोई ख़रीदार नहीं है तब क्या होगा? तब तो किसान को लड़की की शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, तेल भी करना है, उसे तो बेचना ही है। एमएसपी आपका 1,500 बनाना है तो वो 1,300 में बेच देगा, 1,100 में बेच देगा और गांव में ही बिक जाएगा, या मंडी में आएगा तो ही यहाँ मंडी के बाहर बिक जाएगा। तो पहले तो एमएसपी औसत लागत का 1.5 गुना ये लीगल एक्ट हो। मतलब आप भारी भरकम कानूनों की बात करते हैं और 2-2.5 पेज का कानून बनाने को तैयार नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ये जो 13 अपराध हुआ करते थे कि पहले तो ये कि अगर हम गन्ने का व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, हम देखेंगे कि आपकी हैसियत क्या है, अनुभव क्या है, कितना आपने काम किया है, हम आपको 1000 कुंटल की 5000 कुंटल की हम आपको अनुमति देते हैं, आपको अनुमति लेनी होगी। और उस आपके स्टोर में, भंडारण में सरकारी अधिकारी अगर जाके देखता है कि जितना आपको अनुमति दी गई है उससे ज़्यादा अगर गल्ला है, ये अपराध होगा। आपने ये अपराध संबंधी जो 13 धाराएं हैं 1955 के कानून की, ये हटा के आपने उद्योगपतियों को, गल्ले के जो आढ़तिया हैं उनको खुली छूट दे दी है। इसका क्या नतीजा होगा? अब आप ये कुछ भी करते रहेंगे, ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो पहले तो ये है कि क्या आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को पढ़ा है? उनकी ये 13 धाराएं जो अपराध थीं
इनको जो हटाया गया है इसका किसान को कितना नुकसान होगा और उद्योगपतियों को क्या फ़ायदा। एक चीज़ तो ये है, तो ये का मांग है कि आपने जो संशोधन किया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, इसको रिपील करिए आप। ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है, ये किसान के खिलाफ जाएगा। ये वो जो बात अभी बोली, एक वो चलती है पीएम किसान हेल्पलाइन ऐप। हाँ, उस ऐप पर हिंदी भाषा का ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक मैंने अभी कल ही मेरे संज्ञान में ये चीज आई है कि पीएम किसान हेल्पलाइन पे हिंदी का ऑप्शन नहीं है। किसानों के लिए ऐप बनाया, उस ऐप में हिंदी का ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपने जिस तरीके से वर्णित किया है, ठीक है, समय के अनुसार कई चीज़ों में बदलाव आते हैं और आए भी, और देश में आना भी चाहिए। एक्चुअली चाहे कंपनी हो या कॉरपोरेट जगत को जो आप बता रहे हैं उस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है फैलाने का। एक्चुअली कोई भी कंपनी या कोई भी कॉरपोरेट जब आता है तो जो आप बता रहे हैं कि वो अपनी चॉइस से बीज नहीं डाल सकता। अगर मान लो किसी को कोई चीज़ उत्पादन कराना है, भाई एग्रीकल्चर की विशेषता है कि सारा उत्पादन खेत में होता है। अब मान लो किसी को रॉ मटेरियल उत्पादन कराना है तो वो अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये पर्याय होता है कि भाई हमको अगर मान लो यहाँ गोभी करवाना है या टमाटर उगवाना है, हमको किस सेगमेंट का करवाना है, हाइब्रिड करवाना है कि हमको देसी करवाना है, तो हम उस तरह का उसको बीज बताएंगे या तो तुम डालें। जी जैसे कि बीज कंपनी वाले दे रहे हैं, ठीक है, उगा रहा है किसान, ठीक है, अगर उसका प्रोडक्शन में कुछ खामियां आती हैं, जी, जैसे आलू है, जैसे जी, आलू का एग्जांपल जी, दिया साहब में, जी, आलू में कुछ खामियां हैं, जी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं रिजेक्ट नहीं होगा। तो कारण तीन चीजें हैं कि जब भी कोई नहीं ऐसे नहीं हम बता रहे हैं ना, उसका जवाब दे रहे हैं ना, नहीं जवाब दे रहे हैं ना, उसका जवाब भाई हम जवाब दे रहे हैं ना, नहीं जवाब दे रहे हैं ना। रिजेक्ट क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? सीधा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है, FAQ फिट किया जाता है कि इस FAQ पे हम आपकी क्वालिटी खरीदेंगे। हमने आपसे कहा कि आप हमें आलू उगा के दीजिए, हमारी ये वैरायटी की चाहिए, हमको ये क्वालिटी का पैरामीटर चाहिए। अब मान लो किसान की गलती से आप किस फसल नहीं नहीं इसके लिए फसल बीमा योजना वगैरह अगर आपकी फसल खराब होती है आप वहाँ से लीजिए। की बात करिए, बीमा योजना पहले से चल रहे हैं भाई देखो हमें, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, आज एक कॉर्पोरेट का कुर्ता लेने जाते हैं, भैया राहुल भैया आप भी सुनिए, आज आप एक दुकान पे जाते हैं, व्यापारी के पास जाते हैं, आप कस्टमर हैं, आप उसको पैसा देते हैं क्वालिटी का, अगर उसके का कपड़ा फटा हुआ है या उसमें थोड़ा सा दरका है तो क्या आप लेंगे उससे? प्रश्न है यहाँ पर बीज, हमें आप बताइए ना, यहाँ पर बीज और पैरामीटर्स है वो कंपनियों के द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, उस पर वही तो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है उनके भाई, उनको कंपनियों के खाके पर किसान काम कर रहा है। इसमें किसान की कमी का, प्रोडक्शन भाई की कमी आती है। किसान की भी कमी नहीं है इसमें, कॉर्पोरेट की भी कमी, किसान की भी कमी नहीं है, कॉर्पोरेट की भी कमी नहीं है। उसमें नियम ये होता है कि अगर जो क्वालिटी हमने अगर उगवा रहे हैं तो उसके लिए हम किसानों, क्योंकि किसान जागरूक नहीं तो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है, टेक्निकल नो हाउ दिया जाता है। नहीं उसमें बीज कंपनी वाले दे रहे हैं, पैरामीटर्स वो निर्धारित कर रहे हैं, तो फसल बीमा योजना सरकार उसका नुकसान क्यों भरेगी? फिर कंपनी भाई को देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, नेचुरल है, कृषि नेचर पे भी डिपेंड है। अगर उसकी फसल खराब पानी से, बारिश से होती है या तो फिर खराब होगी नहीं, उसका भाई वही तो, जैसे मान लो कपास की खेती है, उसका जो है या तो फिर 50-50 डिवाइडेशन होना चाहिए लॉस में, उसमें कंपनियों को भी कुछ भाई जैसे दो चीज़ हमने आपको बताई कि आपने जैसे कस्टमर हैं, आप किसी दुकान पे जाके आप रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं, तो आप जब उस कपड़े को लेते हैं तो आप उसको चारों तरफ से देखते हैं, देखने के बाद अगर उसमें थोड़ा भी कट होता है तो आप उसका क्या पूरा पैसा दे रहे हैं? राहुल जी के बाद फिर जैन साहब के पास आएंगे। हाँ राहुल जी। सभी लोगों के विचारों से अवगत हुआ और बहुत अच्छी परिचर्चा हो रही है इस मुद्दे पर। कुछ ऐसे बिंदु भी निकल के आए जिनको अभी तक नहीं जाना था, और चूँकि मैं एक आम व्यापारी वर्ग से हूँ तो एक आम जनमानस की पीड़ा आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। इस आंदोलन से जो नुकसान हो रहे हैं अपने समाज को, और ये 18 दिन से लगातार चल रहा है और आगे भी इसके अभी हाल फिलहाल में सुलझने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि किसानों की और सरकार की सहमति बनती हुई कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। कुछ गलतियां रहीं सरकार की शुरुआत में, जैसा कि अंकल जी ने बताया, जब इस कानून को लागू कराने की स्थिति थी उससे पहले किसान आंदोलन में जो किसान नेता हैं और जो कृषि विशेषज्ञ हैं, इनसे बैठ के इस कानून के संबंध में चर्चा होनी चाहिए थी।
और जब आम सहमति पूरी तरह से बन जाती उसके बाद में ही ये कानून संसद में लाना चाहिए था उनको। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद में सरकार ने दूसरी गलती की, जब ये कानून लागू हो गया उसके बाद में पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध उभर के सामने आया और कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन सरकार का उस समय पर रुख जो था वो नरम नहीं रहा। सरकार का थोड़ा सा कड़क रुख था और सरकार ने झुकने की तैयारी नहीं की, जिसके फलस्वरूप जो है आंदोलन बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। और जब ये देखा कृषि मंत्री ने और केंद्र शासन ने कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया है और रुख जो है तीव्र होता जा रहा है, तब सरकार ने उसके लिए पहल की। बात करने के लिए सरकार ने पहल की, किसान आंदोलन से निकल के नेता आए और बातचीत शुरू हुई। तो मेरा इसमें एक ये कहना भी है, अभी जो चर्चा चल रही थी, राहुल भाई ने बताया कि इसमें किसान नेताओं का ये कहना है कि इसको रद्द किया जाए। 2018 में भारतीय किसान यूनियन ने एक ट्वीट किया था और एक न्यूज़ भी अखबार में निकली थी जिसमें टिकैत जी ने इस कानून को लागू करने की मांग की थी और ये कहा था कॉर्पोरेटों को इसमें लाया जाए जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। अब चूँकि सरकार उस कानून को लेके आई और लेके आने के बाद में हो सकता है सरकार कानून लेके आई है कि उसमें कुछ कमियां रही हो, और होता है ऐसा कानूनों में, अगर आप पूरी एक टेबल पे उसकी बिना विवेचना किए हुए किसी भी कानून को लेके आते हैं तो उसमें स्वाभाविक तौर पे कमियां रह सकती हैं। तो जब ये कानून लेके आई तो विवेचना के लिए किसानों को बुलाया गया। तो ये थोड़ा सा इसमें मतभेद है कि जिस कानून को लागू कराने के लिए वो 2018 में कह रहे थे और अब वो किसान नेता उस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें संशोधन संभव थे। संशोधन होने के बाद में ये कानून लागू हो सकता था। जैसा कि अभी आपने बताया 2014 में सुषमा स्वराज जी इस कानून का विरोध कर रही थी। तो ये तो एक देश की मोनोपोली है। अगर वर्तमान सत्ता में जो केंद्र में आसीन है, जब वो कोई कानून लेके आती है तो विपक्ष उसका विरोध करता है। वहाँ पे सुषमा जी ने उसका विरोध किया, आज जो है कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। लेकिन इसका एक जो बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, कोई संशोधन के माध्यम से या एक पर्टिकुलर टेबल पे बैठने के माध्यम से, तो इसमें थोड़ी सी किसानों की हठधर्मता नज़र आती है बाद में कि संशोधन के रास्ते को तैयार नहीं है और सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस कानून को जो है रद्द किया जाए। ये थोड़ा सा गलत है और इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें व्यापारी वर्ग जो है पिस रहा है। विरोध किसी समस्या का हल नहीं है। अभी हमारे राहुल जी बता रहे थे। हमारा आपसे एक अनुरोध है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आप कल भी सुन रहे थे फिक्की में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसानों का विकास, उनको दोगुनी कीमत मिले, ये हमारा संकल्प है और इसको हम संकल्प को पूरा ही करेंगे। हमारे भाई कृषि मंत्री भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 6 बार की वार्ता की है, पर किसानों ने एक बार भी अपनी ओर से वो आउटलाइंस नहीं दी जिनके ऊपर किसान जो बिल है, कृषि बिल है, उस पर संशोधन के बारे में कोई विचार हो सके। हाँ, कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसानों के हित में जो भी आपके संशोधन आएंगे उन्हें हम मानने के लिए तैयार होंगे, बशर्ते आप कोई विषय तो रखिए। तो ये जो सोच है, हमें ऐसा लग रहा है आज ये आंदोलन एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अभी हमने और विभिन्न चैनलों पे भी देखा कि वहाँ पे खालिस्तान के लोगों को छुड़वाने के बारे में, अन्य ऐसे जो लोग जो राष्ट्रद्रोह में लगे हुए हैं उनको छुड़वाने के बारे में, खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ आदि आदि जो इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, वो निश्चित रूप से बता रही हैं कि हमारे देश का भोला भाला किसान इनके चंगुल में बुरी तरह फंस चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो इसका खंडन किया है, विरोध किया है। किन्ने अभी मैंने आंखों से देखा था, गोल मार्केट पर किसान आंदोलन चल रहा था 8 तारीख को भारत बंद। जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा व्यक्तिगत, किसी राजनीतिक दल की तरफ से व्यक्ति आए किसानों के समर्थन में, तो किसानों का वहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके स्पष्ट शब्द थे कि हमें आपका समर्थन सहयोग नहीं चाहिए, केवल किसानों का आंदोलन है, किसानों की आवाज़ ही प्रमुख रहेगी, उसको ही प्रखरता दी जाएगी। बहुत ठीक बात है, बहुत सही बात है।
जो हकीकत है वो तो यही है। परंतु क्या है कि कुछ लोगों ने इस कृषक आंदोलन को अपनी राजनीति का, क्योंकि उनके सितारे जो बुलंदी पे थे एक समय, अब वो ज़मीन पे आ गए हैं, अब उनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा है, तो कैसे भी करके हाईजैक करना चाहते हैं। एक हमारे युवा बेटा हमारे राहुल कुशवाहा ने एक बात कही थी कि आड़तियों को या व्यापारियों को एक चोर या उचक्का या जी कहिए कि उनको पाकिस्तानी, ऐसा सोच हमारा नहीं है। आपने पूरे ध्यान से नहीं सुना। इस देश के विकास के लिए जितने किसानों की प्रगति की आवश्यकता है और उस प्रगति के लिए बाजार भी चाहिए, बाजार में व्यापारी भी चाहिए, उद्योग धंधे भी चाहिए। शायद इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया बेटे, इस तरफ ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हमारा शरीर है, इसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो हमें नहीं लगता कि ये पूरा शरीर स्वस्थ हो पाएगा। इसलिए सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। और एमएसपी की आप बात करें, एमएसपी के बारे में हमारी सरकार लगातार कह रही है एमएसपी हमने दी और विभिन्न जिनसों पे बढ़ाई है। पहले सिर्फ 2 जिनसों पे रहती थी, किस पे? गेहूं और धान पर। आज आप देखिए अरहर पे भी आपको एमएसपी मिल रही है, मूंग पे भी मिल रही है, मसूर पे भी मिल रही है, आदि ढेर सारी चीजों पे हम दे रहे, ढेर सारी पर है सरकारी मैं 9 तारीख को आपका नरेंद्र सिंह तोमर साहब को भी सुन रहा था मैं। जी जब प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी की बात हुई तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी को इन्फोर्समेंट करने के लिए सरकार की क्या योजना है? देखो, हम आपसे इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। सरकार की योजना बहुत स्पष्ट है कि हम किसानों के हित में हर प्रकार का निर्णय लेंगे, परंतु एक बात का ध्यान रखिए, शरीर का सर्वांगीण विकास जैसे आवश्यक है वैसे देश के विकास में हर चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर हर चीज़ का विकास नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस देश का विकास संभव नहीं है। योजना बहुत स्पष्ट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, फिर ये चिंगारी कहाँ से बना? चिंगारी सिर्फ इसलिए है कि इस आंदोलन को हाईजैक आज राजनीतिक लोगों ने कर लिया है और ऐसे लोगों ने किया जिनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। आज पूरे देश की जनता ने उनको नकार दिया है। आज आप देखिए कांग्रेस की क्या हालत है, कम्युनिस्ट की क्या हालत है, पूरे देश को मालूम है। सब पूरे देश से समाप्त हो रहा है ये स्थिति। राहुल जी कुछ कहना चाह रहा है? मैं भाजपा प्रवक्ता हमारे आदरणीय अंकल जी ने कुछ बातें बहुत सारी अच्छी बताई हैं, उनमें कुछ खामियां भी मुझे नज़र आती हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर। पहले तो उन्होंने कहा एमएसपी के बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अपने देश में 1000 से भी ज़्यादा फसलें सब्जियां वगैरह उगाई जाती है, 23 फसलों पर सिर्फ एमएसपी दी जाती है। पंजाब का किसान उन एमएसपी वाली फसलों पर गेहूं, धान और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा खेती करता है और वहाँ का किसान बहुत ज़्यादा उन्नत किसान है। खेती के ही माध्यम से पैसे वाले भी हैं, उनके बच्चे कनाडा बनाना पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, तो इसलिए वहाँ का किसान ज़्यादा परेशान है। लेकिन पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप सत्ता पक्ष से जितने कठोर सवाल पूछ रहे हैं हम आज तक ये नेशनल अपने मीडिया पे देख ही नहीं पाते हैं, तो ये देख ही नहीं पाते हैं। दूसरा ये है कि अंकल जी ने बोला कि वो आंदोलन वहाँ पे कुछ लोग करवा रहे हैं, कांग्रेस जो ख़त्म हो गई है, कम्युनिस्ट ख़त्म हो गई है, बाकी पार्टी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं आपको भी ये बता देना चाहता हूँ कि जब 52 सांसदों वाली पार्टी इतना बड़ा आंदोलन करवा सकती है तो आपके तो 350 सांसद हैं, आप रुकवा लो, आप उनको समझा दो। और आपने बोला खालिस्तानी लोग वहाँ पर, आज की डेट में ही 25 किलोमीटर लंबा ये आंदोलन बन चुका है। क्या ये नहीं संभव है कि वहाँ पे सरकार के ही कुछ षड्यंत्र पूर्वक लोग गए हों कुछ लोगों को? क्योंकि मैंने ऐसा पता किया है कि पंजाबी, शुद्ध पंजाबी किसान और महिलाओं के बीच में हिंदी के पोस्टर और अंग्रेजी के पोस्टर उनको देकर कि ये आपके हित की चीज़ है, वहाँ पे 2 मिनट के वीडियो बनाए गए जिनका खंडन बाद में किसान लोगों ने किया कि ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है और इस तरीके के किसी भी मूवमेंट को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। हमारी जो मांग है हम उस पर अड़े रहेंगे। बाकी आपने अभी ये कहा कि किसान है, एक बात बोली थी आपने कि सितारे बुलंदी पर हैं और है ना अब नहीं है, तो आप भी उस आंदोलन में षड्यंत्र इसलिए करवा सकते हैं कि आपके सितारे जो बुलंदी पर आ गए हैं वो कल को आपकी ज़मीन पे ना चले जाए, तो वो सितारे आप है ना, सितारे आप शायद उसी को ऊपर रखने के लिए षड्यंत्र करवा रहे हो, सरकार करवा रही हो। ये संभावनाओं से किसका इनकार है? मैं एक बात भाई साहब के लिए कहना चाहता हूँ, ये किसी कंपनी के ऑनर है, आपने सरकार का बड़ा फेवर किया,
मैं चाहता था कि ये सारे जवाब हमारे आदरणीय अंकल जी दें, भाजपा के जो सरकार के पक्ष है वो दें, लेकिन भाई साहब ने बहुत सारे सरकार की पक्षी बातें कर दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, एक सेकेंड मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं रुक गया। आपने, मुझे जो लगता है कि जो किसानों का विरोध है, किसानों का जो विरोध है वो मुझे आज बिल्कुल सही इसलिए लग रहा है कि ऐसे कंपनी वाले लोग हिमायती बन गए। यही कंपनी वाले लोग तो इनको खाएंगे, यही कंपनी वाले लोग तो, ऐसी कंपनी वाले लोग, आपके ऊपर नहीं कह रहा मैं, लेकिन ऐसे ही कंपनी वाले लोग ऐसे किसानों को है ना लूटेंगे, पकड़ेंगे। इसको कौन मना कर सकता है? आपने बोला, आपने, राहुल भैया ने भी इसमें बोला कि ऐसे लोगों से जो मूवमेंट किसान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे व्यापारी वर्ग भी परेशान है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसानों की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। सरकार उनसे बात करे, जल्दी संशोधन उसमें जो है ना खत्म करना खत्म कर दे, और है ना उसमें उनका है ना निराकरण कर दे, किसान हट जाएगा। किसानों के शौक अपने घर छोड़ के है ना सर्दी में है ना आपकी बरसात बारिश की वो करते हुए। जो अभी हमारे राहुल बेटे ने, जो हमारा युवा नेता है कांग्रेस का, उसने जो बात कही है, हम आपसे एक बात बड़े गरिमा के साथ कहना चाहते हैं। बेटा, आप अभी युवा हो, पूरी जानकारी करने का प्रयत्न करो, और जो एक्ट है उसको आप ठीक तरीके से अध्ययन करिए, तो आपके ध्यान में आएगा कि इस एक्ट के माध्यम से जो सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं और दी जानी हैं, और आगामी समय में इनका जो दूरगामी लाभ मिलने वाला है, उन सब चीज़ों को पहले समझने का काम करिए। हर क्षेत्र में राजनीति करना देश हित में नहीं है। हमारे आदरणीय अंकल जी ने बताया कि किसानों के जो चल रहा है सब कुछ, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीतिक पार्टियां करेंगे क्या? अगर देश की जनता की आवाज़, आप कुछ गलत करेंगे, अगर सत्ता पक्ष होने के नाते अगर देश की जनता की आवाज़ राजनीतिक पार्टियां नहीं करेंगी, उठाएंगी तो कौन उठाएगा उनकी आवाज़ को? विपक्ष अपनी बात उठाएगा तो आप उसको राजनीति कह देंगे, आप उसको षड्यंत्र कह देंगे। तो मैं आपसे दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं ली जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई सारी आप लोग डिबेट कर रहे हैं। डिबेट में आप सत्ता पक्ष के, हम विपक्ष के, तो आरोप भी लगाएंगे, आपको जवाब देना होगा। देश की जनता के लिए विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, जो गलतियां उसमें रह गई हैं आपके बिलों में, कानूनों में, उनको सार्वजनिक करवाना, उनकी आपकी कमियां दिखाना, तो वो सब चीजें दिखाएंगे। उसको आप राजनीति ना कहें, और राजनीति कहते हैं तो ऐसी राजनीति करने पर कांग्रेस को फक्र है कि वो जनता की आवाज उठाती है। सही बात रहा। अब अंत में जो है कि कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। चौहान साहब जो है कि वरिष्ठ होने के नाते अंत में अपना अति संक्षिप्त सार देंगे, और उसके बाद इस कड़ी में आशीर्वाद देंगे। और इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। और इसी कड़ी में एक विश्लेषण के तौर पे हमारे द्वारा अति संक्षिप्त 4 पंक्तियों में आज की वार्तालाप का और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है उसका एक समग्र अवलोकन करके आप दर्शकों के सम्मुख रखा जाएगा। और संभव हुआ तो इन्हीं अतिथियों के साथ या इनके साथ में अन्य लोगों के साथ अगली कड़ी में दर्शकों की डिमांड पर उपस्थित होंगे। और दर्शकों से मैं चाहूँगा कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इस बात के तो प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे चैनल का कंटेंट, व्यूज़ और जो चीज़ें हैं तो आज आप कमेंट में इससे रिलेटेड, आज की चर्चा से रिलेटेड कोई भी बात जरूर रखें, आपका स्वागत है। और इसका अवलोकन बाद में दिया जाएगा। और दर्शक दीर्घा से ये प्रश्न आ रहा है ये हमारा क्वेश्चन है, जब ये कंपनियां भंडारण कर लेंगी तो वो मनमाने भाव पर अपना गेहूं या चीज़ बेचेंगी, इसके लिए सरकार का कोई निर्धारित समय सीमा में अपना गेहूं उनको बेचना पड़ेगा या नहीं? ये तो उन्होंने दिया नहीं है कि हम समय सीमा पर कोई अपना गेहूं बेचेंगे। बड़ा भंडारण करने पर जैसे 2100 में उन्होंने ख़रीदा, अगर जनता को वो बेचेंगे 4100 में बेचेंगे, इसके लिए कोई कानून आया है कि नहीं? बहुत अच्छा। अभी हमारे भाई ने एक बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी या बहुत बड़ा कंपनी होल्डर अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान के गेहूं को खरीद लेता है और पूरा भंडारण कर लेता है, तो क्या सरकार की ओर से इससे, आप देखिए कि इस समय, पहले तो आप इसको पूरे कृषि कानून को पढ़िए तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का जो भंडारण है, जो एक सीमा से अधिक है उसके ऊपर बैन है।
अपराध की श्रेणी में। वो अपराध की श्रेणी में है। नए कानून में खत्म कर दिया गया। नहीं नहीं है वही तो मैं कह रहा हूँ, बस यही तो आपको समझ के भ्रम है। 1955 वाली बात नहीं है, वो जो 2014 में संशोधन हुआ है उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। 2014 में जो संशोधन है, वकील साहब ने अभी काफ़ी आपके सामने बताने का प्रश्न किया है, वो 13 लाइनों का जो मामला है, और इसमें कृषि कानून में जो सुधार किया है इन्होंने, और उसके बावजूद भी अगर कोई लाइन ऐसी बचती है जिसमें हो सकता है कि हमारी सरकार का ध्यान न गया हो, तो आज भी हम उसमें सुधार करने को तैयार हैं। परंतु वो किसानों के हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए। आज जिस प्रकार से जो तरीके से जो काम हो रहा है, जिस प्रकार के राजनीतिक कारणों को लेकर के जो काम हो रहा है, और अराष्ट्रीय लोग जो टुकड़े गैंग आज जो आगे आ रही है, वो निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा सोच नहीं है। और हम आपकी बात का पुनः जवाब दे दें कि इस मामले में आपको शंका नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को ये इस प्रकार के भंडारण करने की अनुमति बेरोक टोक नहीं दी जा सकती और न दी जाएगी। अंकल जी, राहुल भैया अभी और कड़ी रखेंगे, राहुल भैया प्लीज और कड़ी रखेंगे। हाँ चौहान। तो एक तो मैं कहूँगा कि ये आंदोलन किसी के उकसावे में नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं है, कोई बाहर के तत्व इसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं। ये देश का 400 किसान संगठन है, जो 400 किसान संगठन, उनका जो मोर्चा है उसकी तरफ से, उसका नेतृत्व है, उसकी तरफ से ये आंदोलन है। दूसरा, हमारे जैसा ये इस मित्र ने बताया कि भाई उसने ये नहीं पढ़ा है। पहले तो हमने कानून को पढ़े बिना जो आम राय जिस तरह की आ रही है, हम उसी के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं। किसान की क्या लायबिलिटी होगी, कंपनी की कितनी लायबिलिटी होगी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। जहाँ तक भंडारण वाली बात जो हमारे आदरणीय रवि सेन जी ने बताई, मैं इनके संज्ञान में लाऊं कि कानून तो अभी बहुत बाद में बने, आंदोलन और बाद में हुआ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मई में ये लुधियाना में रेलवे ट्रैक के पास ये 11,500 एकड़ ज़मीन जो एक्वायर करके या ख़रीद के अडानी को जो बड़ा भंडारण कह लीजिए, हाँ, उसको बनाने की जो अनुमति दी गई है, ये अनुमति दी जा चुकी है। ये खोजें उसमें, ये मई के महीने में अनुमति दी जा चुकी है। और कितना बड़ा वो भंडारण होगा जो 11,500 एकड़ ज़मीन में बनेगा। यानी सरकार इतने बड़े भंडारण की कल्पना नहीं कर सकती, इतना बड़ा भंडारण सरकार बनाए। तो ये असीमित मात्रा में ये भंडारण की अनुमति होगी, और ये अनाज जब खरीद के मंडियों में उसमें भंडारण में चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा, कोई रिकॉर्ड आपके पास होगा नहीं। अभी तो FCI का रिकॉर्ड रहता था, अभी आड़तियों के माध्यम से रिकॉर्ड रहता था कितना गल्ला कहाँ गया। अब भिंड जिले का गल्ला अगर एक के हाथ में चला गया पता नहीं चलेगा, और वो एक कृत्रिम अभाव पैदा करके खतरे जो हैं वो सोने के भाव उसको बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात ये जो आई सामने कि ये तीनों कानूनों की एक एक धारा पर किसान आंदोलनकारी जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने गंभीर जो कहा था हम लिखित जवाब देंगे, तो ये कहा कि जवाब नहीं दिया, ये मिथ्या बात है। एक एक जो धारा है उसके नीचे जो भी संशोधन चाहा जा रहा कि कहाँ ये किसान के खिलाफ जाएगा, ये कैसे कारपोरेट और जो बड़े जो वो घराने MNCs हैं, निगम है, उनके फ़ायदे में होगा, किस तरह से किसान की ऋणग्रस्तता बढ़ेगी, किस तरह से आगे चल के ये किसान के हाथ से ज़मीन निकलेगी, ऋण उसका बढ़ेगा, ये तमाम चीज़ें, ये पूरा सुझाव दिया गया है ये जो आंदोलन। तो ये जब इतने संशोधन के लिए वो तैयार, अभी वो तैयार हुए कि हम इसमें इतने सुधार करने, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो अगर ऐसी बात है जब इसमें संशोधन करने के लिए सरकार की मंशा है और वो चाहते हैं, तो इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करें। और अगर उनको ये लगता है कि समूचे कानून में बदलाव की ज़रूरत है, फिर हम एक बड़े पैमाने पर ये देश के किसानों के बीच हम इसको ले जाएं, उनकी सहमति लें, उसके बाद हम कानून बनाएं। अभी ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं है कि आसमान कहीं फटा जा रहा और आज ही आपको कानून बनाने हैं।
तो इस पर पुनर्विचार सरकार कर सकती है, हठधर्मी का रास्ता वो त्याग कर सकती है, और किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण है। आज की कड़ी में इतना ही। हमसे जुड़े रहेंगे आप लोग। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं इस श्रृंखला के साथ में। धन्यवाद।